नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल आइडियल आर्ट्स में, जहां मैं राजीव कुमार आप लोगों को हिंदी की कक्षाएं प्रोवाइड कराता हूं। आप जानते हैं कि वर्ग नवम से लेकर के 12वीं तक के हिंदी शिक्षण की योजना अभी मैंने बना रखी है और आगे मेरी योजना में मेरी कोशिश है कि मैं और भी कक्षाओं को इसमें ऐड कर सकूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हमारी कक्षा जो होगी वह 12वीं की कक्षा होगी। 12वीं की कक्षा में आज मैं आप लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले मुझे आनंद आता है कि मैं आप लोगों को कविता से आरंभ करूं, तो आज इसी कड़ी में पद्य की शुरुआत जो हम कर रहे हैं आज की इस कक्षा में, मलिक मोहम्मद जायसी साहब, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मलिक मोहम्मद जायसी साहब ये लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं का आधार बना करके छंदोबद्ध काव्य लिखने की परिपाटी इनके पास थी। ये इनका एक छोटा सा परिचय है। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चलते रहेंगे तो हम जानेंगे कि जायसी साहब कौन थे, क्या थे। लेकिन जायसी साहब के परिचय के संबंध में उनका परिचय कुछ इस प्रकार लीजिए कि एक कालजयी रचना है पद्मावत करके। शायद आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा या सुनी होगी आप लोगों ने उस किताब के बारे में, या नहीं अगर सुनी है तो आप लोगों ने एक मूवी भी बनी है पद्मावती, शायद पद्मावती नाम है, जिसमें इनका जो ये लेखन है, इनकी लेखनी का ही एक आधार बना करके इसको और भी कुछ आधार बनाए होंगे। फिर जो फिल्म बनाने वाले हैं मुझे इतनी जानकारी नहीं कि किस किस आधार को उन्होंने लिया है, और लेकिन ये इसी कहानी पर है। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब, तो सबसे पहले हम जायसी साहब का परिचय लेते हैं कि इनका जन्म जो है वह 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि यह मानिए कि 15वीं शताब्दी मतलब जो 1492 ईस्वी के आसपास, जब 15वीं शताब्दी समाप्त होने को 1400 से लेकर के 1401 से लेकर के 1500 तक की का जो काल है उसको कहते हैं 14वीं शताब्दी। शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों को। तो 100 वर्षों का जो काल है, उस कालखंड में 1492 ईस्वी के आसपास ऐसा अनुमान है कि इनका जन्म हुआ था। किनका बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी साहब का। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जन्म 1492 ईस्वी, और ये अनुमान है, मैंने पहले ही कहा कि अनुमानता ऐसा माना गया है। इनका जन्म स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमेठी। अमेठी में एक जगह है जिसका नाम है जायस। तो अमेठी जिला में जायस नगर में ये इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्होंने अपने नाम के पीछे क्या लगा लिया है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब, और इनके पिता जो थे उनका नाम था मलिक शेख ममरेज। इनको लोग मलिक राजे अशरफ भी कहा करते थे। कई बार गांव में बहुत लोगों का और सारा नाम होता है। आप लोगों का भी कोई पेट नेम होगा जो आपके मित्र आपको बुलाते होंगे या और कोई बुलाते होंगे, तो इनका भी पेट नेम था या एक अलग नाम था जिनको मलिक राजे अशरफ कहा जाता था। और उसके बाद इनके गुरु देखिए, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये दो, क्या क्या कहा मैंने? सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीरी, ये इनके गुरु थे। अब एक प्रश्न आता है बच्चों कि सूफी संत किसको कहते हैं? तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में कोई साधु संत होते हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवत भजन करते हैं, और भगवत भजन करके गा करके, नहीं साधु महात्मा जिसको हम लोग कह दीजिए, साधु महात्मा लोग जो होते हैं, तो वो लोग जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है, तो उसी तरह से इस्लाम में, इस्लाम धर्मावलंबियों में भी जो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की पूजा या इबादत, वो लोग इबादत कहते हैं। तो इबादत जो है वो
गा करके, भजन के माध्यम से, कव्वाली के माध्यम से या अन्य माध्यमों से घूम घूम करके, गा गा करके जो करते थे उनको कहा जाता था सूफी संत। ये लोग बहुत पहुँचे हुए फ़कीर होते थे। कहा जाता है कि अल्लाह की नेमत इन पर होती थी और ये चमत्कारी शक्ति भी रखते थे, ऐसा कहा जाता है। तो सूफ़ी संत, इनके दो गुरु का नाम आया। पहला नाम आया सूफ़ी संत शेख मोहिदी का और दूसरा नाम आया सैयद अशरफ जहांगीर जी का। तो ये दो लोग थे इनके गुरु। और जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो काव्य लेखन का इनकी जो परिपाटी रही, ये लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बना करके। और आज की जो कक्षा है बच्चों, अच्छा, लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथा क्या है, इसको कैसे मानेंगे? तो लोक जीवन में जो प्रचलित प्रेम कथा है, वो प्रेम कथा देखिए क्या है कि जैसे हमारे यहाँ कोई कहानी होती, कोई कविता, हम लोग कोई कविता होती है, हम लोग अपने यहाँ आल्हा और उदल की कहानी सुनते हैं। और भी जैसे कि ये गोनू झा, ये लोक जीवन में प्रचलित कई कहानियां हैं इनके विषय में। हम लोग बचपन में जब थे, अब तो जीवन अब बचपन अलग हो गया। अब जब हम लोग बचपन में थे तो वो बचपन कुछ अलग दौर था। वो इतना सुख सुविधा तो जीवन, भौतिक जीवन इतना आगे नहीं था, लेकिन सुखों का एक बात याद रखिएगा बच्चों, दुनिया चाहे टेक्निकल रूप से कहीं पहुंच जाए, तकनीक कितनी भी आगे चली जाए, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। धूप के लिए आपको भगवान भास्कर पर ही निर्भर होना होगा। और जो लोग प्रकृति के नियम से खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति उनके लिए जो है एक कहा जाता है कि चाइना में एक बार जो है कोई ओलंपिक खेल हो रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया कि बादल को वहाँ रोक दिया था और उसके बाद जो है भयंकर प्रलय आई थी। तो प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। शिक्षा का पहला अर्थ है कि आप जिए और बेहतर जिए। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है बच्चों कि पढ़ के आप नौकरी ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा नहीं। शिक्षा का पहला अर्थ है कि आप एक बेहतर इंसान बने, सबके साथ सामंजस्य बनाएं। आज क्या कहानी हो गई, आज बड़ी गजब ज़िंदगी हो गई है, बहुत भागम भाग है हम लोगों के बीच, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं। लेकिन जो लोक जीवन है हमारा, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हम जीते हैं, हम जैसे मैं बचपन में था तो हम लोगों को डिरबितवा की कहानी सुनाई जाती थी। दादी, बड़ी मम्मी और लोग थे, नानी मेरी कहानी सुनाने में बहुत, राजा रानी की कहानी, आधी किताब हम लोग कहानियों में ही सुन करके ख़त्म कर लेते थे। आज आप लोगों को इंटरेस्ट है कहानी में? किन्हीं को आप लोगों को इंटरेस्ट होगा भी तो दादी नानी से आप लोग कहानी नहीं सुनते होंगे, वही मोबाइल का यूट्यूब निकाल करके, वही सोशल मीडिया पर। खैर चलिए, ये मोबाइल आया, क्रांति तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ हम लोगों से छीन भी गया। हमारे देश में जो कहा जाता है कि शिक्षा का विश्व गुरु रह चुका है भारत, और इसके प्रमाण भी हैं कि नालंदा में जब विश्वविद्यालय था तो आप पढ़े होंगे 9वीं कक्षा में, वहाँ जो आचार्य लोग थे उनके पास पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आते थे, बहुत लोग विदेश से आए पढ़ने के लिए। तो वो विश्वगुरु भारत, आज उस विश्वगुरु भारत देश में किताबें फुटपाथ पर एक फटी हुई बोरे की चट्टी पर बिकती हैं और जूता शीशे में बंद शोरूम में बिकता है। सोचिए हम कहाँ आ गए। खैर चलिए, वो पढ़ाने चूँकि मेरा हिंदी का शिक्षण है तो पढ़ाने में फ्लो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम आते हैं विषय में लौट करके अपने विषय पर कि जायसी साहब कौन थे कि लोक जीवन में प्रचलित कथाओं। तो लोक जीवन समझ गए कि हमारी आम जिंदगी में जो कहानी कविताएँ चलती हैं, उन कहानी कविताओं को आधार बना करके जो है कि उससे जो नायक नायिकाएँ निकलती हैं, उसके आधार पर कविता लिखते थे। तो इन्होंने आधार बनाया राजपुताने के एक बहुत ही वीर योद्धा थे, रावल रतन सेन, और उनकी रानी थी सिंघल देश की राजकुमारी, जो आज वर्तमान में जिसको हम लोग श्रीलंका कहते हैं। तो सिंघल देश की राजकुमारी थी और
उन्हीं उनके ही दोनों के प्रेम पर आधारित दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, रावल रत्न सेन जी का और पद्मावती का। कहते हैं कि पद्मावती के समान उस समय सुंदर नारी दुनिया में नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। तो वही पद्मावती रावल रत्न सेन की रानी बनती हैं दूसरी। पहली शादी इनकी किसी और से हो चुकी थी और जो है उनका नाम मुझे याद नहीं है। एक शादी इनकी हो चुकी थी, दूसरी शादी इनकी हुई थी पद्मावती से। और अपनी प्रथम पत्नी की मांग को पूरा करने के लिए ही, इस कविता को पढ़ने से पहले आपको ये कहानी सुननी होगी, तभी आप इस कविता को समझ पाएंगे। तो चलिए मैं मोटे तौर पर आपको कहानी बता दूं कि अपनी पहली पत्नी की मांग को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार की मोती आती थी उस समय, जो वो मोती केवल सिंघल द्वीप पर ही मिला करता था। तो उनकी पत्नी ने उस मोती की मांग रख दी। इनकी पत्नी ने, रावल रत्न सेन की पत्नी ने, जो राजपूत राजा थे, उनकी पत्नी ने वो मोती की मांग रखी। और रावल रत्न सेन साहब जाते हैं सिंघल द्वीप श्रीलंका और वहाँ के राजा से कहते हैं कि देखिए मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे आपके द्वीप से मोती चाहिए। तो राजा जो थे सिंघल द्वीप को मान जाते हैं। तो कहा कि ठीक है, थोड़ी दिन के बाद आप ले जाइएगा, लेकिन कुछ दिन हमारे यहाँ आप मेहमानबाजी कीजिए, मतलब कि आप कुछ दिन यहाँ रहिए। तो रत्न सेन साहब रहते हैं वहाँ। इसी बीच रावल रत्न सेन साहब की मुलाकात सिंघल द्वीप की वो राजकुमारी पद्मावती से हो जाती है, जो देखने में कहा जाए कि अत्यंत, मैंने कहा कि दुनिया में उसके समान सुंदर स्त्री उस समय नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। तो रावल रत्न सेन साहब का मन उन पर आता है और उस ज़माने में कहा जाता है कि राजा महाराजा लोग जो होते थे कई शादियां करते थे, मतलब बहु विवाह की प्रथा थी उस समय। तो रावल रत्न सेन साहब क्या करते हैं कि पद्मावती से विवाह करके उनको अपने साथ लेते आते हैं अपने राज्य में, राजपुताने में। और इसी कालखंड में दिल्ली पर एक बहुत ही आतताई कुरूप, जो पूर्व में दास रह चुका था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। कहते हैं कि वो बहुत क्रूर था और इतिहास कहता है कि वो क्रूएल भी था, वो क्रूएल था और कुरूप भी था चेहरे से। लेकिन अपने ससुर को मार करके जो है वो उसने गद्दी हथियाई थी दिल्ली की। तो अलाउद्दीन खिलजी साहब ये दिल्ली पर जो है राज कर रहे हैं और रावल रत्न सेन साहब जो है वो राजपुताने के राजा हैं, जिनकी शादी होती है पद्मावती से। और पद्मावती वहीं पर एक राघव चेतन करके कोई ब्राह्मण रहता है, जो राजपुरोहित है रावल रत्न सेन का। और कहते हैं कि किसी कारण से उनका भी मन पद्मावती की सुंदरता पर आ जाता है। और एक रात चुपके से जब रावल रत्न सेन और पद्मावती अपने कमरे में थे, तो चुपके से उनको देखते हैं झांक करके खिड़की की आड़ से। और पद्मावती के बारे में यह कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा तेज थी, चालाक थी। तो उन्होंने जब मिलवाया था रावल साहब ने अपने राजपुरोहित से कि इनसे मिलिए, यही हमारे गुरु सब कुछ हैं, तो उनके माथे पर जो चंदन की खुशबू थी, उस खुशबू को पहचान गई थी पद्मावती जी कि ये चंदन की खुशबू इन्हीं की है। जब रात्रि के समय झांक करके देख रहे थे तो उनको कुछ आभास होता है कि कोई झांक रहा है हमारे कमरे में अंदर। और पद्मावती कहती हैं कि ये खुशबू इस राज्य में केवल एक ही व्यक्ति चंदन लगाता है, उसी की है। तो समझ गए कि उनका राघव चेतन की जो है ये करामात है, वही झांक रहा था। और फिर उनको जो है अपने राज्य से निकाल देते हैं। वो जाकर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में खिलजी को बताते हैं कि रत्नसेन
की जो पत्नी है पद्मावती वो इतनी अच्छी हैं। देखिए हमारा देश केवल अंग्रेज ही हमारे देश में ऐसे नहीं थे कि उनके पास ही हिंदू चाटुकार थे, या हिंदुस्तान के जो है ये कहिए कि मतलब जो भेदी होते थे, घर का भेदी लंका ढाए, वो होते, ऐसा नहीं था। इतिहास हमारा हमको बताता है कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारे ही देश को बर्बाद करने में हमारे ही भेद को दुश्मनों तक पहुंचाया। तो राघव चेतन पहुंच जाते हैं दिल्ली और अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं कि उनकी पत्नी इतनी सुंदर है। आप लोगों ने कहानी ये शायद पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, या फिल्म नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। देखिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सभी लोग आपको कहेंगे कि मूवी नहीं देखिए, फिल्म मत देखिए, बच्चों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन हंस की तरह अच्छी चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कर लीजिए और गलत चीज़ को आप वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य अब ऐसा नहीं निकालिएगा कि सर जी कह रहे हैं कि सिनेमा देखते रहिए, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि समय मिले तो मनोरंजन के लिए वह भी देखिए, वो भी बुरी चीज़ नहीं है अच्छी चीज़। लेकिन वह बुरा कब हो जाता है? जब हम अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करके केवल उलझुल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गलत चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब वो जो है हमारे लिए वो गलत हो जाता है, तब वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए अब ऐसा करेंगे हम लोग कि मूवी देखेंगे, लेकिन उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसका हम लोग एब्जॉर्बेशन करेंगे, केवल वो हम लोग देखेंगे बस। चलिए, तो बात मैं ये कह रहा था कि पद्मावती मूवी आप देख लीजिएगा, वहाँ भी आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। फिर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, दिल्ली पर नहीं, दिल्ली से आक्रमण करते हैं राजपुताने में रावल रत्न सेन के यहाँ। तो रावल रत्न सेन साहब जो है उनसे वो लोग डेरा जमा करके बाहर खड़े हैं 3 महीने 6 महीने तक, ऐसी मान्यता है कि घेर करके खड़े हैं, लेकिन ये लोग अपने किले को खोलते ही नहीं। और मरुस्थल में जो है बहुत मुश्किल में उनकी फ़ौज आ जाती है, तब वो संधि की बात करते हैं, तब वो संधि करना चाहते हैं। तो संधि करना चाहते हैं तो खबर भिजवाई जाती है रत्न सेन साहब के पास कि आप अपनी पत्नी को दिखा दो। इस बात से सारे राजपूत लोग नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं, हमारी रानी को क्यों कोई देखेगा। उसमें एक मंत्री थे, घोड़ा और बादल करके उनकी कहानी है, एक बहुत अच्छी कविता है। वैद्यनाथ मिश्र साहब हैं हमारे हिंदी के, बहुत सुंदर कविता है उनकी, भूरा और बादल ऐसा करके, कि गोरा और बादल ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी रानी को ऐसे भी कोई क्यों देखे। तो रत्न सेन साहब कहते हैं कि तुमको राजनीति नहीं मालूम है, निरीह प्राणी को युद्ध की आड़ में झोंक देना ये अच्छी बात नहीं। तो मान जाते हैं रावल रत्न सेन साहब, चलिए ठीक है, आप आइए और हम अब शीशे में अपनी पत्नी की प्रतिकृति आपको दिखा देंगे। तो शीशे में उनको प्रतिकृति दिखाई जाती है अलाउद्दीन खिलजी को, और वो शीशे में वो प्रतिकृति देखते हैं, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद वो प्रतिकृति समाप्त हो जाती है। तो उसकी सुंदरता देखकर अलाउद्दीन खिलजी और ज़्यादा जो है उत्तेजित हो जाता है। तब वो छल करता है, छल करता है। तो वो करते क्या है कि अपने यहाँ पुनः बुलाते हैं रावल रत्न सेन साहब को कि आप आइए, हम आपके यहाँ आए, आप हमारे यहाँ आइए। तो चूँकि राजाओं के बीच एक मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, तो रत्न सेन साहब जाते हैं उनके यहाँ, और उनके यहाँ जाने के बाद उनको चुपके से वो कैद करके दिल्ली लेकर चले जाते हैं। फिर पद्मावती दर दर भटकती हैं, सबको जमा करती हैं और डोलियों में बिठा करके अपने सैनिकों को ले जाती हैं, अपने पति को छुड़ा कर। ये पूरी कहानी है पद्मावती की। और उसी प्रेम को आधार बना करके, जैसा कि मैंने कहा कि जानते हैं आपकी लोक जीवन में प्रचलित प्रेम आख्यानक कथाओं में से जो लोग हैं, उन कथाओं को अपने कविता का आधार बनाया था जयसी साहब ने। तो ये भी एक प्रेम कहानी है और एक अमर प्रेम कहानी है और बड़ी विस्तीर्ण प्रेम कहानी है, और उसी को आधार बना करके जयसी साहब जो है ये कविता लिखे हैं, जिसमें ये 2 करवक है। आज हम लोग प्रथम करवक को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच ये प्रथम करवक पढ़ देता हूँ, आप लोग अपनी अपनी किताब पर ध्यान देंगे। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कभी सुनी,
चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। जग सूझा एकई नय नाहा, उवा सूक अस नखतन माहा। जौ लही अम्बहि डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाय न सोई। किन्हि समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भयउ असूझ अपारा। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण, ओते ही निर्मल भाव। सब रूपवंत गही मुख, जे वहीं कहीं चाव। तो ये जो अभी आप सुन रहे थे, ये मैं आप लोगों के बीच एक कविता मैंने पढ़ के सुनाया आपको। जो कविता है, जो करबक है, प्रथम करबक, उसको मैंने आप लोगों के बीच रखा। और अब आइए एक बार अब इसके सरलार्थ की ओर चलते हैं। जो प्रथम करबक है जयसी साहब का, इसमें इन्होंने अपना परिचय दिया है कि देखिए मैं क्या हूँ और मैं कैसी रचनाएं करता हूँ। ठीक है, कि मैं क्या हूँ और मैं कैसी रचनाएं करता हूँ, इसके विषय में इन्होंने बताया है। तो चलिए अब हम लोग पुनः जो है कविता को देखते हैं। जो कविता हम लोग अभी जयसी साहब के बारे में देख रहे थे, जो पढ़ रहे थे, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जब आप कविता पढ़ें तो शब्द सामंजन पर अवश्य ध्यान दें। ऐसा मैं आप लोगों से कहूँगा कि किस तरह से, कहाँ पर, कैसे उच्चारण करना है, ये बहुत मायने रखता है। उच्चारण स्थल बहुत मायने रखता है। तो जब कविता पढ़ूँ मैं, आप शब्द पर ध्यान दें, या जब आपके शिक्षक पढ़ रहे हों तो आप शब्द पर अवश्य ध्यान दें कि कहाँ कैसे क्या लिखा जा रहा है। और आइए अब हम आगे चलते हैं कि जैसा मैं बता रहा था आपको कि प्रथम करबक में इन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ मैं, मैंने कैसी कविताएं की हैं, कैसी रचनाएं की हैं। तो इसमें इनका कहना है, चूँकि इनको बचपन में जो है कि इनका आधा जीवन तो बड़ा कष्ट में बीता, खेती किसानी ये करते थे, बहुत मुश्किल से इनका, तो अपने उसी आधार पर कि उनको बचपन में चेचक हुआ था। तो चेचक की वजह से क्या होगा कि इनका चेहरा जो है कुरूप हो गया था, और शायद एक आंख भी इनकी चली गई थी, एक आंख इनकी रोशनी समाप्त हो गई थी, वो चेचक की वजह से। तो ये कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब कि मोहम्मद साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं, अर्थात मोहम्मद जो है, मैंने मलिक मोहम्मद जैसी साहब जो हैं, ये कहते हैं कि एक आंख का कवि हूँ मैं। मतलब एक आंख से वो क्या है कि काने हैं वो, मतलब एक आंख से जिनको नहीं होता तो उनको हम लोग काना कहते हैं। तो कहा कि एक आंख से वो क्या है, नहीं दिखाई देता उनको, एक आंख से वो काना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, लेकिन वो क्या है, गुणवान कवि है। का एक आंख होने के बावजूद भी क्या है, वो गुणवान कवि हैं। ठीक है, जैसे सोई विमोहा जई कवि सुनी, मतलब जो उनकी कविता को सुनेगा वह उस पर क्या हो जाएगा, विमोहा, मोहित हो जाएगा। किस पर, मलिक मोहम्मद जैसी साहब पर। ठीक है, जैसे साहब क्या कहते हैं कि मैं कुरूप हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो देखने में आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसका स्वाद, उसकी उपयोगिता, उसकी महत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण। किसी चीज़ को ऐसे मत छोड़ दीजिएगा। तिनका कबहुन नींदिए जो पायंतर होए, आ कबहू उड़े आँखिन पड़े पीर घनेरी। मतलब किसी छोटे चीज़ को भी आप छोटा समझते, तिनका जो आपके पाँव के नीचे पड़ा रहता है, जब आप उसको बहुत छोटा समझते हैं, कभी कभी उड़ करके जब आँख में पड़ जाता है तो नानी याद दिला देता है, वो मलते रहिए, अब आँख से पानी जा रहा है बहुत। तो ये इसलिए क्या कहते हैं कि जैसे साहब देखिए क्या करें, मैं कुरूप हूँ, मुझे एक ही आँख है, लेकिन मैं गुणवान हूँ। मैंने ऐसी रचनाएं की हैं, मैंने ऐसी कविता लिखी है। पद्मावत नामक जो ये कालजयी रचना है, रावल रतन सेन और पद्मावती के प्रेम को आधारित या प्रेम को आधार बना करके लिखी गई एक ऐसी रचना, मैंने ऐसी रचना की है कि जो इसको सुनेगा वह क्या हो जाएगा, मुझ पर मोहित हो जाएगा। अर्थात क्या है कि वस्तु को मत देखिए, उसके गुण को देखिए। कई चीज़ों का ये अवलंबन करते हैं, कई चीज़ों को उपस्थित करते हैं यहाँ पर, उसको जो है प्रतिबिंबित करके बताते हैं कवि जैसी साहब बताते हैं कि किन किन चीज़ों में क्या परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन में बहुत आधार है, वो उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई है। अबुल कलाम साहब कद के बहुत छोटे थे, लेकिन जो काम उन्होंने किया
अमेरिका की दादागिरी, रसिया जो हमारे देश में प्रधानमंत्री को बिठा करके रखा था यूरेनियम के लिए, उन सब की दादागिरी धरी की धरी रह गई। और एक छोटे से कद के व्यक्ति, जिसको हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं, देखिए नाम जुबान पे आएगा। तो कद काठी या फिर किसी की अवस्था उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका महत्व हमारे जीवन में है। और ये कविता में आप देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी साहब की जो कविता, इस कविता में आप देखेंगे कैसे उन्होंने कई चीज़ों को प्रतिबिंबित किया और बताया है कि उसमें ऐसे ऐसे दाग हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी महत्ता इस संसार में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं कि एक नैन कवि मलिक मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि एक ही आँख है उनके पास, एक आँख से वो काने हैं, लेकिन वो इतने गुणवान हैं कि उनकी कविता को जो सुनेगा वह क्या हो जाएगा, उस पर मोहित हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंबित करके, चांद जैसे जग विधि अवतारा, लिन्ही कलंक किन्ही उजियारा, दिन्ही कलंक किन्ही उजियारा। मतलब कि चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा में क्या है, दाग है। जब हम लोग बचपन में होते थे तो बहुत कहानियाँ सुनाई जाती थी कि बेटा देखो ऊपर चांद में एक बुढ़िया है, उसके गोद में वो बच्चा झूल रहा है। आप लोग, मैंने पहले ही कहा इस वीडियो के आरंभ में ही मैंने कहा था कि अब तो बचपन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जहां आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ करके उन कविताओं को, उन कहानियों को सुन पाएँ। अब वो क्षण बहुत कम आता है जीवन में, तो हम उसको भुनाने की कोशिश करते हैं, हम उसको लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को बताया जाता था, लेकिन वास्तव में आप जानते हैं कि अब वो क्या है, वो चांद पर पड़ा हुआ वो गड्ढा है, और वो उसका आकार इतना बड़ा बड़ा है कि हमको पृथ्वी से दिखाई देता है काला काला कलर में। तो हम कहते हैं, तो कई बार इसको, ये बहुत अच्छा उपमा है, बहुत अच्छी उपमा है। कई बार फिल्मों में कहा जाता है चांद में भी तो दाग है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए जायसी साहब क्या कहते हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा का, जिस प्रकार चांद में दाग है, लेकिन उसके दाग को मत देखिए, वह पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। यदि दिन के समय भगवान भास्कर उजाला प्रदान करते हैं, तो रात्रि के समय चंदा मम पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हैं। और उन्हीं को यहाँ अवलंब बनाया कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, मतलब चांद की तरह मैंने संसार में जन्म लिया है, अवतार हुआ है मेरा, मुझ में कलंक है, मेरी एक आँख में दोष है, लेकिन मैंने अपनी कविताओं से, मैंने अपनी रचनाओं से इस संसार को कुछ दिया है। और ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं करी हैं कि जिसको पढ़ करके कुछ लोग क्या होंगे, पढ़ेंगे तो मुझ पर मोहित हो जाएंगे। फिर देखिए क्या कहा, जग सुझा एक ही नैना हुआ सुख असनख्तन कहा, कि मैंने एक ही आँख से इस संसार को देखा है। आप लोग मुहावरा पढ़ते हैं, एक आँख से देखना, सबको बराबर देखना, मतलब जो जैसा है सबको मैंने एक ध्रुव तारे की तरह इस संसार में मैंने सबको एक ही आँख से एक समान देखा है। मेरी नज़र में कोई छोटा है, कोई बड़ा नहीं है। आम का आकार आप लोगों ने देखा होगा, जो नहीं अम्ब ही डाभ न होई, तो नहीं सुगंध बसाई न सोई। का आम को आप लोगों ने देखा है, आम का जो आकार है वह पूरा गोल नहीं होता है, उसमें सबसे नीचे जो है पेट उसका निकला हुआ रहेगा, एक नाक की तरह टेढ़ा। देखा आप लोगों ने, उसमें एक छोटा सा नाक की तरह टेढ़ा रहता है वो। तो उसी को आधार बना करके कवि क्या कहते हैं कि जौ लही आम भई का, वो जो आम में जो दोष है, लेकिन उसकी मिठास उसको फलों का राजा बनाती है। तो हर एक व्यक्ति में अवगुण है, उसके अवगुण को दरकिनार कीजिए और उसके गुण को आत्मसात कीजिए। जायसी साहब भी कहते हैं कि मेरी आँख नहीं है, लेकिन मैंने जो रचना की है उस रचना से मुझे पूरे संसार में, पूरी दुनिया में मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, और जो मेरी इस रचना को पढ़ेगा वह मुझ पर मोहित हो जाएगा। फिर कहते हैं किन्नी समुद्र पानी जो खारा, तो भई तो अति भयो असूजा पारा। मतलब क्या है, कहा कि इस संसार में समुद्र क्या है, समुद्र का जो जल है वह खारा है, लेकिन वह अथाह जल राशि का भंडार है। तो उसका अवगुण है खारा होना, लेकिन उसका गुण है कि उसमें अथाह जल राशि, इतनी जल राशि है कि आप उसे कभी समाप्त नहीं कर पाओगे। यानी उसमें अवगुण है, लेकिन गुण भी बहुत अच्छा है। फिर देखिए प्रतिबिंब क्या कहते हैं, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाख आकाशा का। आज सुमेरु पर्वत की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उस पर भगवान शंकर ने कभी अपना त्रिशूल मारा था।
तो त्रिशूल मारने से उनको कष्ट तो हुआ। एक दोस्त तो उसमें आया कि वह जो है उसमें एक त्रिशूल मारा गया, लेकिन उसके लगने के बाद प्रसिद्धि इतनी होगी कि दुनिया जहान से लोग उसको आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, सब चीज़ वहाँ पर जो है ईश्वर की प्रतिकृति या जो उन्होंने वहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने जो किया था उसको आधार बना करके लोग तीर्थ करने आते हैं। तो अवगुण तो हुआ कि कुछ ऐसा कार्य कर लिया था सुमेरु पर्वत ने, उनके द्वारा कुछ ऐसी गलतियाँ हुई थी कि भगवान भोलेनाथ को उन पर त्रिशूल चलाना पड़ा। लेकिन फिर गुण देखिए कि उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग वहाँ तीर्थ करने के लिए जाते हैं। उसकी ऊंचाई, उसकी प्रसिद्धि आकाश को छू रही है। तो उसी तरह से कवि कहते हैं कि कई चीज़ों में अवगुण है, लेकिन उसके अवगुण होने के बावजूद उसमें गुण बहुत होता है और उसके गुण को आत्मसात करना चाहिए। जैसे मेरी एक आंख नहीं है, लेकिन मैं इतना गुणी हूँ, मैंने ऐसी रचना कर दी है पद्मावत नाम की कालजयी रचना कि पूरी दुनिया में जो उसको पढ़ेगा वह मुझ पर मोहित हो जाएगा। फिर देखिए क्या कहते हैं कवि कहते हैं, जौं लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। अब देखिए क्या कहते हैं कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का मानते हैं उसको, उस शुद्ध सोने का आभूषण कभी नहीं बनाया जा सकता, उसमें तन्यता ही नहीं आएगी। तो उसमें क्या करते हैं कि सुहागा नाम का एक अलग अलग से तत्व मिला देते हैं ताकि उसमें तन्यता आ जाए और तब उसका आभूषण बने। तो यदि जब तक उसमें कलंक अर्थात उसमें कोई बुरा चीज़ नहीं मिलाया जाएगा, अर्थात उसमें कोई अलग से सुहागा या कोई और पदार्थ नहीं मिलाया जाएगा, उसकी शुद्धता को जब तक दोषित नहीं किया जाएगा तब तक वह किसी व्यक्ति के गले की शोभा नहीं बन सकता, तब तक उसमें तन्यता नहीं आएगी, तब तक वह आभूषण का रूप नहीं ले सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हर चीज़ में दोष है, लेकिन उस दोष के बावजूद उसमें बहुत सारे गुण भी हैं। और फिर अंतिम में देखिए क्या कहते हैं, एक नैन जस दर्पण का, मेरी आंख दर्पण के समान है, मैंने इसमें पूरी दुनिया को ऐसे ही देखा है जैसा कि वह है। इसमें किसी को ऊंचा नीचा, आगे पीछे, छोटा बड़ा मैंने नहीं देखा है। मैंने दर्पण की तरह इस संसार को एक आंख से जो है देखा है, एक समान देखा है, और इसमें सबकी प्रतिकृति वैसी ही है, सबका भाव वैसा ही है जैसा कि वह व्यक्ति है। उसमें से कहीं अलग से कोई बनावटीपन मैंने पैदा नहीं किया है। अब चलिए व्याख्या से हम लोग अलग आते हैं सरलार्थ की ओर, और एक बार पुनः मैं आप लोगों को पूरी कविता, पूरा करबक जो है इसका अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि लोक जीवन में प्रचलित लोक कथाओं को आधार बना करके काव्य लेखन करने वाले 14वीं शती के उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अमेठी नगर में जायस नामक स्थान पर जन्म लेने वाले जायसी साहब के द्वारा प्रस्तुत कविता की रचना हुई है, जिसमें उन्होंने राजपूत वीर शिरोमणि महाराज रत्नसेन और अपने समय की विश्व की सबसे सुंदर स्त्री पद्मावती के प्रेम को आधार बना करके कालजयी रचना उन्होंने की है। और ऐसे जायसी साहब प्रथम करबक में अपना परिचय देते हैं कि मैं एक आंख से काना हूँ, मेरी एक आंख में अवगुण है, लेकिन इस अवगुण के बाद भी मैं इतना गुणवान हूँ कि मैंने इस संसार में एक ऐसी रचना कर दी है, मैंने ऐसा चीज़ इस संसार को दिया है कि जो भी उसको पढ़ेगा वह मुझ पर मोहित हो जाएगा, वह मुझसे प्रेम करने लगेगा। कभी कहते हैं कि संसार में अवगुण का परित्याग कीजिए और जो गुण है उसको आत्मसात कीजिए। चांद जैस जग विधि होता है, चांद में भी कलंक है, लेकिन वह पूरी सृष्टि को क्या करता है, प्रकाशित करता है। और एक ही आंख से मैंने इस पूरी दुनिया को देखा है, जिसमें सबको समान रूप से मैंने देखा है, कोई छोटा कोई बड़ा बिल्कुल नहीं। ध्रुव तारे की तरह मैंने इस संसार को एक आंख से देखा है। पुनः कभी कहते हैं कि हर चीज़ में कुछ न कुछ दोष है, लेकिन उस दोष के बावजूद उसमें गुण होता है। आम में दोष है कि उसमें डाब होता है, उसमें चोप होता है, और उस डाब उस चोप के बावजूद उसमें इतनी मिठास है कि दुनिया उस चोप को भूल जाती है, उस डाब को भूल जाती है, उसके सुगंध और उसके मिठास को याद रखती है। पुनः कभी कहते हैं कि समुद्र का जल जो खारा होता है, जो हम लोग पी नहीं सकते, लेकिन उसका गुण यह है कि वह अथाह जल राशि का भंडार होता है। सुमेरु पर्वत पर भगवान शंकर ने त्रिशूल मारा था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि जग प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि लोग उसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से तीर्थ यात्री के रूप में वहाँ आते हैं। उसके बाद कवि का पुनः कहना है कि संसार में हर चीज़ में दोष है, सोने में भी दोष है।
सोना जिसका हम आभूषण बनाते हैं, जो हमारे गले का हार बनता है, यदि शुद्ध सोने का आभूषण बना दिया जाए तो फिर उसको आप लोग जो है धारण नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वह आभूषण का रूप ले ही नहीं सकेगा, उसमें तन्यता नहीं आएगी। तो करते क्या है उसमें कि उसको थोड़ा सा दूषित कर देते हैं। कभी ये कहते हैं कि उसमें दोष दे देते हैं, सुहागा मिला देते हैं, कुछ कलंक उसमें डाल देते हैं, और तब उसमें तन्यता आती है, और तन्यता आने के बाद जो है वह क्या होता है, किसी के गले की शोभा बनता है, किसी के उंगली की शोभा बनती है। तो इस तरह से हर एक चीज़ में दोष है, लेकिन उस दोष के साथ साथ उसमें गुण भी है। अंत में कवि कहते हैं कि मैंने एक ही आंख से इस संसार को देखा है, ठीक दर्पण की तरह, वैसा दर्पण जिसमें निर्मल भाव होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उसी अनुरूप देखता है, उसी अनुरूप दिखाता है, उसी अनुरूप जानता समझता है जैसा कि वह अंदर से है। उसकी नज़र में कोई बड़ा या छोटा बिल्कुल नहीं होता है। तो बच्चों, ये जायसी साहब के प्रथम कड़वक का अर्थ था। कोशिश आप लोग ये करेंगे कि इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरी का समाधान आप लोग करेंगे, उत्तर उसका बनाएंगे, और फिर से मैं आप लोगों को पुनः दूसरे कड़वक के साथ मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने अध्ययन पर ध्यान दें। और एक अंतिम वाक्य ये कि स्वाध्याय से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक जितना ज़्यादा हो सके आप लोग स्वाध्याय कीजिए। इसी के साथ आज का हमारी जो कक्षा है आज यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।